Hello students, in our previous lecture we studied about defects of human vision या defects in vision of an eye and its correctiveness. तो उस टॉपिक के बाद आपकी बुक में एक इन टेक्स्ट क्वेश्चंस दिए हैं, फोर इन टेक्स्ट क्वेश्चंस दिए हैं एट पेज नंबर 190. So those in text questions are, first of all we have what is meant by power of accommodation. तो उसमें सिंपल आपको पावर ऑफ अकोमोडेशन की डेफिनेशन लिखनी है, तो वो आप खुद लिख लीजिएगा. मैंने आपको लास्ट लेक्चर में करवाई है अकोमोडेशन. तो उसमें आपको सिर्फ वही लिखना है, पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होती है. द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन आई टू चेंज इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ अकोमोडेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव अ पर्सन विद अ मायोपिक आई. यहाँ पे क्या बोला है क्वेश्चन में, ध्यान से सुनना. A person with a myopic eye can see objects beyond 1.2 मीटर distinctly. वो 1.2 मीटर के ऑब्जेक्ट्स को डिस्टिंक्टली देख सकता है. तो कौन सा लेंस है जो करेक्टिव लेंस उसमें चाहिए होगा. सबसे पहले तो आपके पास क्या है, आई क्या है, मायोपिक मतलब नियर साइटेडनेस. ठीक है, नियर साइटेडनेस है तो मतलब वो फार अवे ऑब्जेक्ट्स देख नहीं सकता. तो जो मायोपिक आई है उसका करेक्टिव लेंस हमारे पास क्या था यहाँ पे, आंसर क्या होगा इसका, कनकेव लेंस. ठीक है, सिंपल इसमें आपको बताया है कि आपके पास आई कौन सी है, मायोपिक. तो हम वहां से जज करके इसका जो लेंस है वो इजीली लिख सकते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इज फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, फार पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. नियर पॉइंट जो है आपके पास वो क्या होता है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज ऑल्सो कॉल्ड नियर पॉइंट. ठीक है, तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन हमारे पास क्या था यहाँ पे, मिनिमम डिस्टेंस अप टू विच आई कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली. एंड फार पॉइंट था फार पॉइंट एट विच farthest point at which eye can objects farer objects clearly. ठीक है, ये दोनों आपको एक्सप्लेन करने हैं इसमें. नाउ इन क्वेश्चन नंबर 4 वी अगेन हैव अ सिचुएशन हियर. आपको एक सिचुएशन दी है, उसमें आपको जज करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जज क्या करना है, पहले तो उसमें जो पर्सन है उसको डिफेक्ट कौन सा है. जब आपको डिफेक्ट उसमें आप जज कर लोगे उसके बाद आपको बताना है कि इसके लिए आपको करेक्टिव लेंस कौन सा यूज करना है. तो फर्स्ट वी हैव A student has a difficulty reading the blackboard while sitting in the last row. एक स्टूडेंट है जो क्लासरूम में बैठा है लास्ट रो में, उसे ब्लैक बोर्ड में कोई चीज लिखी है, उसे पढ़ने में डिफिकल्टी हो रही है. कोई भी वर्ड लिखा है उसे पढ़ने में डिफिकल्टी हो रही है. What could be the defect this child is suffering from? How can it be cured? अब आपको डिफेक्ट बताना है कि वो कौन से डिफेक्ट से सफर कर रहा होगा और इसे कैसे क्योर किया जा सकता है. अब देखो जो स्टूडेंट है वो लास्ट बेंच पे बैठ रहा है और उसे फ्रंट की ब्लैक बोर्ड की इमेजेस नहीं दिख रही है, तो मतलब उसकी क्या है, नियर साइटेडनेस है. मतलब कि सिंपल है, वो फार ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख सकता. ठीक है, तो पर्सन किससे सफर कर रहा है, मायोपिया. ठीक है, मायोपिया से सफर कर रहा है. क्यों, क्योंकि मायोपिया में क्या होता है, वी कैन नॉट सी फार ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टली. और इस सिचुएशन में भी हमारे साथ यही हो रहा है, जो स्टूडेंट है वो आगे ब्लैक बोर्ड के ऑब्जेक्ट वर्ड्स नहीं देख पा रहा. तो ब्लैक बोर्ड क्या है, स्टूडेंट से दूर है यहाँ पे. ठीक है, जो ब्लैक बोर्ड है वो क्या कंसिडर होएगा यहाँ पे, फार्दर पॉइंट. ठीक है, तो इसमें जो फार पॉइंट्स नहीं देख सकते, फार वर्ड्स नहीं देख सकते, वो किससे सफर कर रहे होते हैं, मायोपिया. और मायोपिया का करेक्टिव लेंस क्या है आपके पास यहाँ पे, कनकेव लेंस. तो इसका भी आंसर वही है. इसमें बस आपको डिफेक्ट लिखना है और फिर यहाँ पे करेक्टिव लेंस लिखना है साथ में. ठीक है, इसमें सिर्फ आपको करेक्टिव लेंस का नेम लिखना है. इसमें आपको दोनों प्रॉपरली डिफाइन करने हैं और इसमें भी डिफाइन करने हैं. ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हम टॉपिक उस दिन भी पढ़ रहे थे, हमने हल्का सा स्टार्ट कर दिया था, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म. मैंने आपको हल्का सा बता दिया था कि प्रिज्म क्या होता है. सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम देयर.
refraction through glass prism। ग्लास प्रिज्म का क्या मतलब है, यहाँ पे जो वो है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। प्रिज्म डिफरेंट कलर्स के भी हो सकते हैं। सो हियर ग्लास प्रिज्म मीन्स इट इज मेड अप ऑफ ग्लास एंड इट इज ट्रांसपेरेंट, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो आपके पास ग्लास प्रिज्म्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ट्रायंगुलर, जिसकी 3 साइड होती हैं वो भी ट्रायंगुलर होती हैं और उसका बेस भी क्या होता है, ट्रायंगुलर, ठीक है। कुछ ऐसा होता है प्रिज्म हमारे पास। तो ये क्या करता है, अपने जो सरफेस पे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने उस दिन एंगल ऑफ प्रिज्म नहीं करा था तो हम आज कर लेते हैं। तो एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है, सबसे पहले जो इसकी 2 एडजेसेंट साइड्स के बीच में एंगल होता है उसे क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है, एंगल बिटवीन 2 lateral sides of a prism is called angle of prism। मैंने आपको ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दिया था वहां पे उस दिन। अगर आप कोई भी ट्रायंगुलर प्रिज्म लोगे, ठीक है, उस पर अगर कोई इंसिडेंट रे कंसिडर कर लेते हैं पी क्यू, इंसिडेंट रे है कोई, वो हल्की सी रिफ्रैक्ट होगी टूवर्ड्स दी नॉर्मल। नॉर्मल यहाँ पे हम एन एन प्राइम कंसिडर कर लेते हैं और इधर एम एम प्राइम, ठीक है। यहाँ पे क्या होगी, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल बेंड होगी। तो पूरी जो रे का पाथ है यहाँ पे वो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। अब जब आप इन दोनों रेज को फर्दर एक्सटेंड कर दोगे, जो आपकी रिफ्रैक्टेड रे है, देखो जो ये वाली कौन सी है आपके पास, इंसिडेंट रे, and this one middle one is refracted ray and it is called emergent ray, ठीक है। अब जो यहाँ पे इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे आपके पास, इसको आप थोड़ा एक्सटेंड करोगे तो ये एक पॉइंट पे मिलेंगी, ठीक है, इस पॉइंट पे मिलेंगी। इस पॉइंट को हम नेम कंसिडर कर लेते हैं। पहले तो हम प्रिज्म का नाम लिख लेते हैं, ए बी सी D, this point is D, this is E and this one we can call F, ठीक है। तो जो यहाँ पे एंगल F है, that is angle of deviation, angle of deviation, ठीक है। ये क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन मेजर करता है कि एक जो रे है वो कितने एंगल से डेविएट हो रही है, ठीक है। इट मेजर्स the extent up to which a light ray incident on the surface of a prism gets deviated, ठीक है। एंगल ऑफ प्रिज्म से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि किस एक्सटेंट तक जो है लाइट रे रिफ्रैक्ट होगी किसी भी प्रिज्म से, ठीक है। आपने इसका नॉर्मल सा देख लिया है सब कंसेप्ट, इसको पूरा प्रॉपर वर्ड्स में मैं डिस्क्राइब कर दूंगी। और ये क्या है आपके पास, एंगल ए क्या है यहाँ पे, एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है, एंगल बिटवीन 2 लेटरल साइड्स ऑफ अ प्रिज्म। सिंपल सी है, यहाँ पे जब इंसिडेंट हो रहा है विद नॉर्मल, ये क्या इंसिडेंट, ये क्या है रिफ्रैक्टेड, ठीक है। ये यहाँ पे क्या बना रहा है, रिफ्रैक्टेड, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ना, विद नॉर्मल बनता है ना, इधर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है और इधर एंगल ऑफ एमरजेंस, ठीक है। तो इसमें सिंपल सा है आपकी वर्डिंग देखो, व्हेन द रे PQ इज इंसिडेंट ऑन द फेस ऑफ अ प्रिज्म दैट इज AB इज रिफ्रैक्टेड away from the normal while entering from rarer to denser medium, ठीक है। while emerging from denser to rarer medium the ray bends away from the normal। rarer to denser में जाते हुए जो है रे वो bend
towards the normal. It will bend towards the normal, and while entering from denser to rarer, it will bend away from the normal. Rarer to denser towards the normal, and from denser to rarer away from normal. अब देखो इसमें जो रिफ्रैक्शन के हमारे पास पहले लॉज थे, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट, वो सारे लॉज सेम रहेंगे. स्नेल्स लॉ भी सेम रहेगा हमारा, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर. कुछ चेंज नहीं होता है, सिर्फ एंगल ऑफ प्रिज्म में कंसेप्ट वही रहता है, सिर्फ यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ प्रिज्म का नया कंसेप्ट आया है हमारे पास. ठीक है. अब देखो जो हमारे पास प्रिज्म होता है, इसकी जो रिफ्रैक्शन है, इसमें जो रिफ्रैक्शन होती है वो एक नया फेनोमेनन प्रोड्यूस करती है, दैट इज डिस्पर्शन. अब डिस्पर्शन में क्या होता है हमारे पास, जो लाइट रे प्रिज्म के सरफेस पे एंटर हो रही होती है वो 7 कलर्स में स्कैटर हो जाती है. 7 कलर्स में कैसे, जो हमारी एक लाइट रे होती है वो 7 कलर्स को मिलके बनती है, दैट इज दोज कलर्स आर violet, indigo, blue, gray, yellow, orange and red. ठीक है. तो जो प्रिज्म है आपके पास, उसके फेस पे क्या पढ़ रहे हैं हम, डिस्पर्शन. तो अगर आपके पास कोई प्रिज्म है, उसकी किसी फेस पे अगर एक लाइट पड़ती है तो वो 7 कलर्स में रिफ्रैक्ट हो जाती है. ठीक है. स्कैटर हो जाएगी, वो डिवाइड हो जाएगी अपने डिफरेंट कंपोनेंट्स में ड्यू टू रिफ्रैक्शन. ठीक है. तो प्रिज्म क्या करता है, उस लाइट को 7 कलर्स में स्कैटर कर देता है. तो जो ये स्प्लिटिंग फेनोमेनन ऑफ लाइट होता है, दिस इज कॉल्ड डिस्पर्शन. स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स डिफरेंट कंपोनेंट्स इज कॉल्ड डिस्पर्शन. ठीक है. इसैक न्यूटन हमारे फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये फिनोमेनन ऑब्जर्व किया था, डिस्पर्शन का फिनोमेनन. उन्होंने फर्स्ट ऑब्जर्व किया था कि अगर आप किसी प्रिज्म से एक लाइट रे को पास करते हो एक पर्टिकुलर एंगल पे, पर्टिकुलर एंगल होता है ये, उस पर्टिकुलर एंगल पे क्या होगा, जो लाइट रे होगी वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाएगी और उन 7 कलर्स की सीरीज को एक एक्रोनेम से जज किया जाता है, दैट इज विबग्योर. विबग्योर. ये आपके पास असेंडिंग ऑर्डर में होता है, दैट इज इंक्रीजिंग ऑर्डर, लो टू बॉटम. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव V फॉर वॉयलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रे, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज एंड R फॉर रेड. कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड विबग्योर. ठीक है. तो ये है आपके पास प्रिज्म की एक मिनी एप्लीकेशन जो वो शो करता है. अब जो इसमें डिफरेंट कलर्स होते हैं ना, उनकी एक पर्टिकुलर विड्थ होती है. ठीक है. डिफरेंट कलर्स होते हैं, उनकी एक पर्टिकुलर विड्थ होती है, उसको क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम. अगर आपको कभी इन 7 कलर्स को में से किसी एक को अलग करना पड़े तो इस पूरे बैंड को क्या बोलते हैं, नहीं, उस पर्टिकुलर कलर को क्या बोलते हैं, उस पर्टिकुलर कलर की विड्थ को क्या बोलते हैं, बैंड. एंड दीज ऑल 7 बैंड्स आर कंबाइंडली कॉल्ड स्पेक्ट्रम. ठीक है. स्पेक्ट्रम इज बेसिकली स्टडी ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट या फिर स्टडी ऑफ पैटर्न ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट. बट यहाँ पे अगर आप माइन्यूटली लिया जाए तो स्पेक्ट्रम क्या है, यहाँ पे दोज 7 कलर बैंड्स आर कंबाइंडली कॉल्ड एज स्पेक्ट्रम. क्योंकि अभी आपके पास व्हाइट लाइट नहीं रही है, आपके पास डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट है यहाँ पे, तो इनको क्या बोला जाएगा, स्पेक्ट्रम. द बैंड ऑफ अ कलर्ड कंपोनेंट ऑफ लाइट बीम इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम. The band of a colored component of
लाइट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। ठीक है। अब इसमें क्या है, जो डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट हैं वो डिफरेंट एंगल पे रिफ्रैक्ट होती हैं। ठीक है। जैसे कि आपकी जो रेड लाइट है वो सबसे ज्यादा बैंड होती है और जो वॉयलेट है वो सबसे लीस्ट बैंड होती है। ठीक है। ये था आपके पास विब गयोर का कंसेप्ट। इसके बाद आपके पास है एप्लीकेशंस ऑफ डिस्पर्शन। एप्लीकेशन ऑफ डिस्पर्शन में आपके पास एक ही कंसेप्ट है यहाँ पे, किसका, रेनबो का। रेनबो में क्या होता है, आपके पास जो रेन की ड्रॉप होती है ना, ये आपके पास रेन ड्रॉप, इसमें जब लाइट एक मीडियम से एंटर करती है तो वो रिफ्रैक्ट हो जाती है। इसमें जो रेन ड्रॉप है वो किसकी तरह एक्ट करता है, प्रिज्म की तरह। जब वो रिफ्रैक्ट होगी तो उसमें से आपके पास कलर का बैंड आ जाएगा। ठीक है, रेड से वॉयलेट तक। फिर वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी। रिफ्लेक्ट मतलब पूरी टकरा के बाहर आ जाएगी। जैसे वो टकरा के बाहर आ जाएगी तो आपको यहाँ पे 7 कलर्स मिल जाएंगे और ये 7 कलर्स मिलने से आपको क्या बन जाएगा, रेनबो। ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट है। जैसे ही लाइट एंटर होगी, रिफ्रैक्ट होगी, यहाँ पे टकराने के बाद वो बाहर आ जाएगी। तो रेनबो में क्या होता है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट होती है इन विच द रेन ड्रॉप्स एक्ट्स एज अ प्रिज्म। ठीक है, और इसमें जो 2 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल रिफ्रैक्शन एंड नेक्स्ट इज रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन की वजह से क्या होता है आपका, डिस्पर्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन यहाँ पे है ना, इस फिनोमिनन को बेसिकली क्या बोलते हैं, इंटरनल रिफ्लेक्शन। जो आपके ग्लास ऑब्जेक्ट्स के बीच में या प्रिज्म के अंदर ही जो रिफ्लेक्शन होती है वो क्या होती है, इंटरनल रिफ्लेक्शन। इट इज ऑल्सो द कॉज ऑफ शाइनिंग ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, शाइनिंग ऑफ जो ग्लास पार्टिकल्स होते हैं, बेसिकली आपका डायमंड है वो जो इतना शाइन क्यों करता है, उसमें जैसे ही लाइट अंदर एंटर होती है वो इंटरनली रिफ्लेक्ट होके बाहर आ जाती है। ठीक है, तो फिनोमिनन ऑफ रिफ्लेक्शन इनसाइड अ ग्लास ऑब्जेक्ट या इनसाइड एनी ग्लास या ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये थी आपके पास रेन ड्रॉप की सिंपल सी फंक्शनिंग और एप्लीकेशन, और हमने प्रिज्म के बारे में पढ़ा आज। हमने रिफ्लेक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म में सबसे पहले एंगल ऑफ प्रिज्म पढ़ा, उसके बाद डिस्पर्जन, देन स्पेक्ट्रम एंड रेनबो। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में आपके पास क्या होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की आपको काफी सारी एप्लीकेशंस हैं। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इज सिंपल रिफ्रैक्शन कॉज्ड बाय एटमॉस्फेयर या पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर में आपके कौन से पार्टिकल्स हैं, एयर पार्टिकल्स। ठीक है, कौन से पार्टिकल्स हैं, एयर पार्टिकल्स। तो इसमें आपके सारे फिनोमिनन एक्सप्लेन्ड है। सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं कि जब देखो आप किसी आग की या फ्लेम को देखते हो तो आग की फ्लेम में क्या होता है, जब आप उसके टॉप में देखते हो ना, एक हल्का सा धुआं सा नजर आता है आपको। बेसिकली वो धुआं वहां होता नहीं है बट आपको नजर आता है। वो क्यों, क्योंकि आग के ऊपर वाली जो एयर होती है वो गर्म हो जाती है। जैसे ही वो गर्म होती है तो उसमें से लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट होने लग जाती है और हमें उसके दूसरी तरफ हेजी सी इमेज दिखने लग जाती है। हेजी सी इमेज दिखने की वजह से हमें क्या लगता है, आग के ऊपर कुछ धुआं सा है। ठीक है, तो जो वहां पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से हमें हेजी इमेज दिखती है, दैट इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, उसका एक सिंपल सा आपके पास 2-3 कंसेप्ट है यहाँ पे। हम यहाँ पे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स से लेते हैं। सबसे पहले ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ठीक है, तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स में क्या होता है, आपके पास जो स्टारलाइट है वो एटमॉस्फेयर में एंटर करती है। जैसे ही वो बहुत सारे एयर पार्टिकल्स के साथ टकराने लग जाती है।
ठीक है, जैसे ही वो टकराती है वो क्या रिफ्रैक्ट करती है, एंटर्स द एटमॉस्फेयर, इट गेट्स रिफ्रैक्टेड सेवरल टाइम्स। तो क्या होगा, जब वो डिफरेंट पार्टिकल से लाइट टकराएगी, मान लीजिए वो यहाँ से आई, जो स्टार से आ रही है लाइट आपके पास, मेरा स्टार थोड़ा गड़बड़ हो गया, ठीक है, आपके पास स्टार से लाइट आ रही है, पहले वो यहाँ आ रही है, वो बहुत तेज चमक रहा है, फिर यहाँ आ रही है, यहाँ कम, फिर यहाँ आ रही है, फिर तेज चमक रहा है, फिर यहाँ, फिर कम। तो ऐसे करने से क्या होता है, किसी एज पे वो हमें तेज दिखाई देती है और किसी एज पे वो कम। तो वो क्या रहता है आपके पास, ट्विंकलिंग, कभी वो बंद होती हुई नजर आती है और कभी वो जलती हुई नजर आती है। तो इससे क्या होता है, ट्विंकलिंग जब जब होता है जो स्टार्स में, उसे क्या बोलते हैं, ट्विंकलिंग। ठीक है, तो यहाँ पे ये किसकी वजह से होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ड्यू टू एयर पार्टिकल्स। इसके बाद हमारे पास जो स्टार से रिलेटेड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से स्टार्स की अपीयरेंस पे और पोजीशंस पे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। एक्चुअल इफेक्ट नहीं पड़ता, सिर्फ उस रिफ्रैक्शन की वजह से हमारे व्यू में इफेक्ट पड़ता है। तो वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करूँगी, वो थोड़ा लार्ज हो जाएगा। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से रिलेटेड हमारे पास और भी एप्लीकेशंस हैं, सो वी विल स्टडी इट कंबाइनली इन द नेक्स्ट चैप्टर। So thank you. This is all for today.